जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और इस वैकेंसी का इंतज़ार हज़ारों बच्चे इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि यह वैकेंसी हज़ारों बच्चों को खुशियां दे के जाएगी, हज़ारों बच्चों के सपनों को पूरा करेगी और बहुत सारे बच्चे इस बार इस वैकेंसी के माध्यम से जॉब पर लगेंगे। यदि आप भी यूपीएसआई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आपका भी यूपीएसआई ड्रीम जॉब है, आप भी इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके मन में भी सबसे पहला सवाल यही आता होगा कि यूपीएसआई की तैयारी हम कैसे शुरू करें। क्योंकि एक बार तैयारी करना शुरू कर दिए तो उसके बाद आगे का मामला अपने आप चलता रहता है। यूपीएसआई की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे इस बार यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया जा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाला हूं कि यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आप कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, सब कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सबसे बताया गया है कि इस बार यूपीएसआई की जो टोटल वैकेंसी है वो 4543 होने वाली है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आप अपनी पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं, शुरू करने का तरीका क्या होता है, कैसे आप इस बार सफलता हासिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है। सबसे पहले सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आपको यही जानना है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको जानना। बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि आप भी इस बात से सहमत होंगे, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, यदि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबसे बड़ी वजह यही रही होगी कि आपने उसका सिलेबस सही से पूरा नहीं किया था। अगर सिलेबस पूरा किया था तो रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन किया था तो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया था। तो ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। लेकिन यूपीएसआई में आपको ये सभी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के विषय में कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है जहां से आप इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से प्रश्न आते हैं, प्रत्येक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसको सभी लोग सीरियस नहीं लेते हैं और इसको बाद में पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप हिंदी को देखें तो यह हिंदी जो होता है ये स्कोरिंग होता है। हिंदी में आप कम मेहनत करके ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी को किसी भी माध्यम से हमको निगलेक्ट नहीं करना है। दूसरा आपका है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इससे भी 40 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है गणित, इससे भी 40 प्रश्न। उसके बाद आपका है रीजनिंग, इससे भी 40 प्रश्न आएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आप मान के चलिएगा ये दुश्मन है और इसी को हराने का हमको पूरा प्रयास करना है, इसी को कवर करने का पूरा प्रयास करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि सबसे पहले हम तैयारी शुरू करें तो कैसे करें, हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारा जो पहला कदम है वो क्या होना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की है, आप शुरू करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 54 शिफ्ट में, आपको वो सभी 54 शिफ्ट का पेपर लगा लेना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, 54 शिफ्ट लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए। अगर आप पूरा 54 शिफ्ट का पेपर हल कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये पता हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा आपको ये पता हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तीसरा आपको ये पता हो जाएगा आपको कितना पढ़ना है। और चौथा आपको ये पता हो जाएगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी तक आप ले लीजिए, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है उसी आधार पे आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 80 से 90% चीज़ें वही रहती हैं, उसके बाद लगभग 10 से 15 चीज़ें बदलती हैं।
10 से 15% चीज़ें बदलती हैं, बाकी सेम रहता है। आप यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम को देख लें, लगभग 90 से 95% चीज़ें वही प्रीवियस ईयर वाली होती हैं, उसी के आधार पे सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो 54 शिफ्ट का एग्जाम है, इसको आप एनालिसिस कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। इसको देखने से आपको यह पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हम पढ़ाई करने शुरू करें, आप इतिहास ही पढ़ें, तो 3-4 महीने इतिहास पे बीत जाएगा और आपका इतिहास नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हमको ये पता होगा कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपका जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 54 शिफ्ट जो हुआ है इसकी एनालिसिस करनी है। इसमें आपको देखना है पेपर कैसे आया था, पेपर का लेवल क्या था, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, कहाँ से हमको पढ़ना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 54 शिफ्ट का जो पेपर है हमको मिलेगा कहाँ से। तो आपको मैं बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक से जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको सारा पेपर अभी तक यूपी पुलिस के अंतर्गत जितना भी पेपर हुआ है, चाहे कांस्टेबल का चाहे एसआई का, सब कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये समस्या आपकी सॉल्व हो गई। देखिए अब आपको एनालिसिस कैसे करना है, यूपीएसआई 2021 का जो पेपर हुआ है उसको एनालिसिस आपको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने किसी भी शिफ्ट का किसी भी दिन का एग्जाम उठाया। अब उसमें सबसे पहले आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हिंदी डाल देना है और देखना है कि हिंदी से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। अब जैसे हिंदी में आपने देखा कि सबसे पहले जो आपका वर्णमाला होता है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न आए हैं, तो आपको इसको लिख लेना है। 2 प्रश्न आए हैं, मॉडरेट आए हैं कि हार्ड आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इसको लिख लेना है। उसके बाद मान लीजिए संज्ञा से आपके प्रश्न आए हैं, आपके एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न आए हैं, तो आपको संज्ञा लिख लेना है। उसके बाद लिखना है एक प्रश्न। पर्यायवाची विलोम शब्द से आए हैं तो उसको लिख लेना है आगे। इसी तरह से आपके जितना टॉपिक है आप ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसी तरह आपको मैथ में भी करना है। मैथ में मान लीजिए आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम से प्रश्न आया है और उसके बाद नंबर सिस्टम से कौन से टॉपिक का प्रश्न आया है, आपको वो टॉपिक भी लिख लेना है। क्या करना है, वो टॉपिक भी आपको लिख लेना है। और उसके बाद मान लीजिए रीजनिंग से भी आपको ऐसे ही करना है, कौन से टॉपिक से प्रश्न आया है, कैसे प्रश्न आया है, क्यों आया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मूल विधि के लिए परेशान होते हैं कि मूल विधि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्यों पढ़े। देखिए मूल विधि के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछली बार आप यूपीएसआई का पेपर उठाइए और उसमें जितना भी प्रश्न मूल विधि का पूछा गया है वो सभी याद कर लीजिए, बस एक्स्ट्रा कुछ न पढ़िए। वही यदि आप याद करके चले जाएंगे तब भी मूल विधि की अगर 100 सवाल आएंगे तो 100 में से लगभग 80 से 90 सवाल उसी प्रीवियस ईयर में से होंगे जो पिछली बार आपसे पूछा गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ना ही इससे ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है। तो आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको आगे ये पता हो जाएगा कि हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को कम फोकस करना है और कैसे पढ़ना है। और आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चलेगा। क्या होगा, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चलेगा। अब मान लीजिए कि आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको ये पता चल गया कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं। इसको करने में चाहे आपका 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 12 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, इसको आपको अवश्य कंप्लीट करना है। और मूल विधि जो आपसे प्रश्न पूछता है इसमें उसको अलग से लिख लेना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं कि आपका पूरा एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस करने के बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। पढ़ाई कौन सी, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए। पढ़ना कैसे चाहिए, बहुत सारे बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चों का सुबह पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे शाम को पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लिख के पढ़ते हैं। आपके लिए क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप टारगेट बनाइए। क्या बनाइए, आप टारगेट बनाइए कि आज हमको हिंदी में ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ में ये टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग के हमको 200 सवाल लगाने हैं, मैथ के हमको 300 सवाल लगाने हैं, मूल विधि संविधान में हमको ये टॉपिक पढ़ना है। आप सुबह टारगेट बना लिए। अब इस टारगेट को पूरा करने में चाहे आपका 2 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 8 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक टारगेट नहीं कंप्लीट होगा मैं उठूंगा नहीं, मैं पढ़ाई नहीं बंद करूंगा। बीच बीच में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का गैप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
जब आपने टारगेट बना लिया और उसी टारगेट के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका पूरा टारगेट भी कंप्लीट होता चला जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा, आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 6 दिन में अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। जो आपका एक दिन बचता है उसमें आपको रिवीजन करना है, जितने आपने 6 दिन में पढ़ाई की है उसका पूरा रिवीजन करना है। मैं आपको बताता हूं कि आपको डेली टारगेट कैसे बनाने हैं, कैसे आप इसका टारगेट बना सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी के उठाइए। हिंदी के लिए सभी लोग पूछते हैं कि मैं कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। देखिए, हिंदी जो एक सब्जेक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका स्कोरिंग होता है। मान लीजिए आप दूसरे सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर है लेकिन आपकी हिंदी मजबूत है तो हिंदी आपको सिलेक्शन दिला देगी। हिंदी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी को आपको कम नहीं आंकना है, सब कुछ पढ़ना है। टारगेट आपको कैसे बनाना है, देखिए हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक लिखिएगा टारगेट में, डेली टारगेट में एक टॉपिक लिखिएगा और टॉपिक में लिखिएगा सबसे पहले आपको उस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना है। अगर आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट है तब कोई दिक्कत नहीं, तब आपको उससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने हैं। अगर आपका थ्योरी नहीं कंप्लीट है तो पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है और जितना आपने पढ़ा है उसी से संबंधित लगभग 40, 50, 20 सवाल जितने भी संभव है आप उसको लगाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो आपने पढ़ा है वहाँ से आ रहा है या नहीं। हिंदी का टारगेट कंप्लीट हुआ। अब हिंदी को पढ़ने में थ्योरी प्लस 50 सवाल या 40 सवाल, इसको पढ़ने में चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, आपको घंटे नहीं देखने हैं, आपको समय नहीं देखना है। जब तक आपका टारगेट नहीं कंप्लीट होता है आपको उठना नहीं है। दूसरा मैथ आता है। मैथ में भी एक टारगेट बनाइए। आप शुरू से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए आप नंबर सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो आप नंबर सिस्टम उठाइए और उसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसी कॉन्सेप्ट से लगभग 100 सवाल, 80 सवाल, 50 सवाल जितना आपसे हो सके उतना सवाल लगाइए। ठीक है, ये आपका मैथ का टारगेट हो गया। उसके बाद रीजनिंग में भी ऐसे कीजिए। एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से लगभग 200 सवाल, 300 सवाल, 400 सवाल जितना भी हो सके आप लगाइए। मूल विधि में आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज आप टारगेट बनाइए। पिछली बार जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आप टारगेट बना करके उसको पढ़ाई कीजिए। अब आपको यह टारगेट बना लिया, आपने चारों सेक्शन का टारगेट बना लिया। अब इस टारगेट को पूरा करने में चाहे आपका 2 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे 12 घंटा लगे, आपको उस समय नहीं देखना है। और आपको मैं बता दूं कि समय देखकर पढ़ाई कभी नहीं की जाती। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है उस समय देख के पढ़ाई नहीं की जाती है। नोटिफिकेशन से पहले आप समय देख के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद समय देखकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने 2 घंटा पढ़ा, मैंने 6 घंटा पढ़ा। ठीक है, अब टारगेट भी आप कम ना बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं आज हिंदी के 20 सवाल पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग के मैथ के 20 सवाल लगाऊंगा, रीजनिंग के 20 सवाल लगाऊंगा। आप इतना छोटा टारगेट बनाएंगे तो 1 ही घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो टारगेट ऐसा बनाइए जो पूरा करने में आपको कठिनाई हो, कम से कम 8 से 10 घंटा उसमें जाए, ऐसा टारगेट बनाइए। अब उसको पूरा करने में आपका समय उतना लग जाएगा। आप 8 से 10 घंटे इसमें इसी हिसाब से लगे रह सकते हैं। जब आपका टारगेट कंप्लीट होगा तो एक फ़ायदा और होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और वो आपके एग्जाम के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपने यहां तक कर लिया, आपने डेली का टारगेट बना लिया। आप 6 दिन का टारगेट बनाइए। 7वें दिन आप रिवीजन कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है, जो आपने मैथ के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो आपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो आपने हिंदी में थ्योरी सेक्शन पढ़ा है, आप उसका रिवाइज कीजिए। पूरे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7वें दिन आपका ये टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका डेली टारगेट कंप्लीट होता है। अब डेली टारगेट के बाद आप ये देखेंगे, 7 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो पूरा बेस है वो बेस आपका तैयार होता चला जा रहा है। आपकी पढ़ाई अच्छी होती चली जा रही है। आप जिस कॉन्सेप्ट में वीक थे वो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता चला जा रहा है। आपको ये डेली टारगेट करना है। अब सवाल ये आता है कि हम टारगेट को पूरा कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। देखिए, टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता होनी चाहिए, ये भी सवाल आता है। देखिए, बुक की अगर हम बात करें तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। जो आपके पास बुक है, जो आपके पास साधन है, आप किसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे जो बैच लेना चाहते हैं, तो बैच से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी सर का बैच ले सकते हैं। सभी कुछ अच्छा होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आप बुक ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ ना हो। गलती सभी बुक में होती है, बस आपको ये देखना कि ज़्यादा गलती ना हो। देखिए, हिंदी के लिए मैं आपके लिए बुक बता देता हूँ। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी में आपको टारगेट रखना है किसी भी कीमत पर 38 से लेकर
लेकर के 40 प्रश्न आपके हिंदी में सही होने चाहिए। 40 क्वेश्चन आता है, 40 के 40 आप टारगेट कर सकते हैं। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में 40 टारगेट कर सकते हैं। आपको 40 के टारगेट करना है, उसमें आपका 37 सही होता है, 38 सही होता है, 36 सही होता है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इतना भी सही होता है तब भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। हिंदी में अगर आप बुक की बात करें तो हिंदी में आप कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करने के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं। इसके लिए आपका लूसेंट भी अच्छी बुक मानी जाती है। लूसेंट की जो हिंदी बुक है वो भी अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे बच्चे राजपाल सर की बुक लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक लेते हैं। आप कोई भी बुक लग सकते हैं थ्योरी के लिए, लेकिन आप सवाल लगाने के लिए, सवाल को हल करने के लिए, हिंदी के बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है वो होना चाहिए। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको सवाल लगाना होगा। सवाल लगाने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक आपको कहाँ से मिलेगा, वो सवाल आपको कहाँ से मिलेगा? आदित्य पब्लिकेशन की जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है वहाँ से। अगर आप इस बुक को पढ़ के ही चले जाएंगे तब भी आपका हिंदी में 38 या 39 प्रश्न कोई भी गलत नहीं कर सकता है। हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है समान हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको इस बुक की आवश्यकता पड़ेगी। हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। उसके बाद मैथ आता है। मैथ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस.डी. यादव की बुक ले सकते हैं। यदि आपका बेसिक कंप्लीट है, अच्छे से आपने बेसिक पढ़ा है, तो R.S. अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं। आप किसी और भी टीचर की बुक ले सकते हैं जो आपको समझ में आता है। मैथ आपको वही पढ़ना है, वही बुक लेनी है जहाँ से आपको समझ में आए। यदि आप कोई भी बुक ले लेते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो वो बुक आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होगी। बस आपको मैथ में ये ध्यान रखना है कि मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। आपको कॉन्सेप्ट कम करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, तो सब कुछ भूल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसलिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने परसेंटेज से कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसी टॉपिक से संबंधित कम से कम 50 या 100 सवाल जितना भी हो सके आप लगाइए। आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये 50 या 100 सवाल मिलेगा कहाँ से? तो आपके पास इस समय सभी के पास टेक्स्ट बुक पास होगा। तो टेक्स्ट बुक पे आप जाइए, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम आप सर्च करेंगे तो इसी से संबंधित हजारों सवाल आपके सामने आ जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे रहेंगे। आप वो सभी सवाल को लगाइए, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। इसी तरह आपको रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में भी आपको टारगेट बड़ा रखना है, क्योंकि रीजनिंग में आप टारगेट जो रखेंगे आप उसको अचीव कर सकते हैं। रीजनिंग और हिंदी आपका स्कोरिंग होता है, इसके माध्यम से आपका स्कोर इंप्रूव होता है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है। टेक्स्ट बुक में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने रक्त संबंध पढ़ा, रक्त संबंध पढ़ने के बाद आप यही टेक्स्ट बुक पे सर्च करेंगे तो जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, जितने भी सवाल रक्त संबंध से पूछे गए हैं, चाहे जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी आ जाएंगे आपके पास। 500, 600, 700 सवाल एक एक टॉपिक से मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना कम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी याद रहेगा। उसके बाद सवाल आता है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के कुल मिलाकर के 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न में से आपका लगभग 20 से 25 प्रश्न मूल विधि और संविधान का होता है, और उसके बाद 15 से 20 प्रश्न जो होता है वो सब कुछ होता है, जिसमें जियोग्राफी, इतिहास, यूपी स्पेशल साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स सब कुछ होता है। इसके अंतर्गत 15 से 20 नंबर। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान के लिए आपके पास परीक्षा वारी की आप एक बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। यहाँ से आपके जितने भी सवाल आएंगे मूल विधि से आ जाएंगे, वो संविधान से आ जाएंगे। मूल विधि के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। मूल विधि के लिए आप यूथ की ले सकते हैं, किरण की भी ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप उनकी भी बुक ले सकते हैं। आप एग्जामपुर वाले सर, विवेक सर की भी बुक ले सकते हैं मूल विधि के लिए। अंकित सर की भी बुक ले सकते हैं मूल विधि के लिए। बस मूल विधि के लिए जो आप बुक ले रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको लेटेस्ट बुक लेनी है, क्योंकि बहुत सारी जो धारा है उसमें परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। जो आप लेटेस्ट बुक लेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आपको मूल विधि के लिए लेटेस्ट बुक लेनी है। उसके बाद सवाल आता है कि बाकी का जो सेक्शन बचा है, जिसमें जियोग्राफी, इतिहास, यूपी स्पेशल साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स आता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको सिंपली लूसेंट ले लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, लूसेंट से ही ये सब कुछ कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी एक बुक फॉलो कर लेनी है, या फिर जहाँ से आप कोर्स ले रहे हैं वहाँ पे करंट अफेयर आपको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाया जाता ही होगा।
ठीक है। ये आपके पास साधन होना चाहिए, ये आपके पास हथियार होना चाहिए इस बार सफलता हासिल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आएगा, पूरा तरीका समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है। आपको जो तरीका सूट करता है, जो तरीका अच्छा लगता है, आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से अपनी पढ़ाई की है, तो यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, हमको और क्या सुधार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।